हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा एक कॉलिशन पे हम बात करेंगे जिसको कहा जाता है लीफ कॉलिशन। अब ये लीफ कॉलिशन क्या है, इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, रिसेंटली यानी कुछ महीने पहले, लेकिन ये आपका करंट अफेयर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कितने देर के लिए पढ़ना है। देखिए, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक साल के करंट अफेयर्स तो आपको मालूम होने चाहिए। कई बार उससे पहले का भी आ जाता है, बट लेट्स कंसीडर 1 ईयर। और बाकी जैसे बैंक एग्जाम्स हो गए, नबार्ड, ये सब एग्जाम्स हो गए, तो 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर है वो आपको मालूम होना चाहिए। बट स्टिल आपको एक साल टू बी ऑन द सेफर साइड मालूम होना चाहिए। अब ये जो समिट है, अगर आप देखेंगे, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इसको कहा जाता है, ये कंक्लूड हुआ अप्रैल 2021 में। और यहाँ पे लोअरिंग एमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस कोलिशन जो है, इसको अनाउंस किया गया। इसी को नाम दिया गया है लीफ। एल स्टैंड्स फॉर लोअरिंग, देन ई एमिशंस, बाय एफ है एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। यानी यहाँ पे जो भी देश अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, उनको फाइनेंस किया जाएगा। तो ये हो गया आपका लीफ कॉलिशन, और इसका ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। तो यहाँ पे ट्वीट भी आपको दिखेगा, वी आर प्राउड टू अनाउंस ज्वाइनिंग द लीफ कॉलिशन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग ट्रॉपिकल डिफॉरेस्ट्रेशन। यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्ट्रेशन हुई है उसको इन्होंने एजेंडा कब तक का रखा है, एम कब तक का रखा है, 2030 तक का, कि 2030 तक इस डिफॉरेस्ट्रेशन जो अभी तक हुई है, जो नुकसान हुआ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। अब आप मुझे बताइए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, लेक्चर के आगे मैं आपको बताऊंगी, बट इफ़ यू नो यू कैन कॉमेंट। ओके, तो ये 2030 तक हमको रिवर्स करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा क्या एम क्या है कि हमको जो टेम्परेचर है, जो हम सोचते हैं बहुत डिग्रीज इस सेंचुरी के एंड में इंक्रीज हो जाएगा, उसको एक लिमिट में रखना है। नाउ लीफ कोलिशन ये क्या है, बेसिकली किस चीज़ का कोलिशन है? ये आज तक का लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग देश, कंपनीज मिलके एक कोलिशन बनाया है, इसलिए पब्लिक प्राइवेट दोनों कहा गया है कि पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हमको प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे $1 बिलियन को मोबिलाइज करने की बात की गई है कि जो कंट्रीज़ हैं जो कमिट करेंगी कि हम अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाएंगे, उनको फाइनेंस किया जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यस, इस ट्वीट में आप देखिए, लीफ यूनाइट्स कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स भी अलग अलग देशों की, और कंपनीज, इसलिए पब्लिक प्राइवेट इसको कहा गया है, टू चैनल फाइनेंस फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो अल्टीमेटली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हमको बचाना है। तो लीफ कोलिशन यहाँ पे देखिए, अगेन जो चीज़ मैंने आपको बताई, कंपनीज और गवर्नमेंट्स एक साथ आएंगी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? अगेन कलेक्टिव है गवर्नमेंट्स का, किन देशों की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है? यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे। पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है तो जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जिनको टीएनसीज कहा जाता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यूनिलीवर का नाम आपने सुना होगा, अमेजॉन हो गया, नेस्ले हो गया, एयरबीएनबी हो गया, तो ये सब भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी कंट्री इसका पार्ट बनना चाहती है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो इस कोलिशन ने कुछ सेट ऑफ कंडीशंस रखी हैं, प्री डिटर्मिन्ड कंडीशंस रखी हैं। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आप इस कोलिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो लीफ कोलिशन है, ये एक स्टेप है किसकी तरफ, कि जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं REDD+ मैकेनिज्म के। REDD+ क्या है? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, उसको हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे फंडिंग आपको याद रखिए, $1 बिलियन का फंडिंग प्लान इसमें ऑफर किया गया उन कंट्रीज़ के लिए जो अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बाय 2030 प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। अब हर एक कोलिशन का या इस तरह की जो इन्वायरमेंटल बॉडीज़ बनती हैं, उनका सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस पे हम बात करेंगे। नेट ज़ीरो एमिशंस गोल अचीव करने का इनका है। नेट ज़ीरो एमिशंस में आपका यही है कि जितना कोई देश एमिट कर रहा है
ग्रीन हाउस गैसेज जिससे टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उतने फॉरेस्ट भी लगा रहा है कि वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके जो एमिशंस हैं वो नेट ज़ीरो हो जाएं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पे ये जो प्राइवेट लीडरशिप है ये आपको दे रही है, अलग अलग गवर्नमेंट्स को, कंपनीज को दे रही है नेट ज़ीरो एमिशंस। हमारा ये सिग्निफिकेंस है इस पूरे कोलिशन का। और पेरिस अग्रीमेंट में भी जो हमारे नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी अचीव करने में ये हेल्प करेगा, जो आपके पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो हेल्प करेंगे। अब ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छे टाइम पे आया है। अगर आप अच्छे टाइम पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ट्रॉपिक्स हैं उन्होंने बहुत ही लैंड अपना जो है वो लूज़ किया है, 12.2 मिलियन हेक्टेयर्स लास्ट ईयर। ये आपके ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का जो सर्वे है उनका एस्टिमेट है। अब फॉरेस्ट में डिफॉरेस्ट्रेशन भी हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से अमेज़ॉन में आपने अभी देखा कितनी आग लगी है, और अलग अलग देशों पे हमने भी रिसेंटली वीडियोस बनाई थी फॉरेस्ट फायर्स को लेके। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान फॉरेस्ट फायर्स की वजह से हुआ है। और इंडिया का भी अगर आप देखेंगे लॉस 2020 का कितना है, 20.8 किलो हेक्टेयर्स हमने खोया है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट, हमने लूज़ किया है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो इसी तरह से जो ये लॉस्ट फॉरेस्ट हैं ये डेवलपिंग नेशंस में ज़्यादा थे, लेटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ एशिया हो गया, ये इनको रिकवर करने में अब हमको हेल्प करेंगे। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सही समय पे ये डिसीजन जो है वो आया है। अब ये जो स्टेप है ये क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा, REDD+, ये आपको बता दिया, रिड्यूसिंग एमिशंस एंड डिफॉरेस्ट्रेशन ऑफ एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिए। बाकी के भी जो ग्लोबल गोल्स हैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। फॉरेस्ट लॉस, बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी। और साथ में जो हम बात करते हैं कि इंडिजिनियस या ट्राइबल जो लोग हैं वो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट को सेव करने में हेल्प करते हैं, तो ये एम भी हम साथ साथ चलाएंगे इन्वॉल्विंग द कम्युनिटीज़। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल इम्पेटस तो इम्पॉर्टेंट है ही है देशों के लिए जहाँ पे एक्सटेंसिव डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, और लोगों को यहाँ पे लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो पॉपुलेशंस हैं, लाइवलीहुड उनका रोज़गार कैसे, क्योंकि बहुत सारा माइनर प्रोड्यूस, मेजर प्रोड्यूस जिस तरह से फॉरेस्ट में होता है, तो ट्राइबल या इंडिजिनियस जो लोग हैं उनका रोज़गार उस पे ही चलता है, उस प्रोड्यूस पे। लेकिन बहुत से गवर्नमेंट्स इस पे रेगुलेशंस लगाते हैं, तो यहाँ पे उसको भी सपोर्ट करने की बात की गई है। तो यहाँ पे लीफ कोलिशन के बारे में आप देख सकते हैं, ये जस्टिन एडम्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस के। उन्होंने क्या कहा, देयर इज़ नो पाथ टू अ स्टेबल क्लाइमेट विदाउट स्टॉपिंग डिफॉरेस्ट्रेशन, कि अगर हम स्टेबल क्लाइमेट चाहते हैं तो डिफॉरेस्ट्रेशन को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डिफॉरेस्ट्रेशन को रोके आप एक स्टेबल क्लाइमेट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये जो लीफ कोलिशन बनाया गया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए, और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी लीफ के साथ में काम करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे ये इनका बयान है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक तरह से डिफॉरेस्ट्रेशन का दिखाया है कि अगर फॉरेस्ट को बचाना है तो इसको रोकना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 17 गोल्स, क्योंकि मैंने कहा कि लीफ जो है अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट करेगा सस्टेनेबल गोल्स को। यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर पे आप देखिए, तो ये सारे सस्टेनेबल गोल्स आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि इसी के लिए अलग अलग अगर आप देखेंगे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर हमने मेंशन किया REDD+, ये क्या है, ये एक मैकेनिज्म था जो पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 2005 में डेवलप किया गया था। इसके मोस्टली डिसीजन बाय 2013 कंप्लीट कर दिए गए थे। फाइनल जो रूल बुक था वो 2015 में पब्लिश हो गया। अब प्लस इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें कुछ और एक्टिविटीज़ जैसे हैं डिफाइंड एक्टिविटीज़, जैसे कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, ये सब ऐड किया गया। एम इसका यही है, क्लाइमेट चेंज को रोकना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना। 3 फेसेस हैं, रेडीनेस, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट बेस्ड एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो रिजल्ट दें। अब आपसे सवाल पूछा था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, क्लोज्ड कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट है जो कि 28 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर आपको जो फॉरेस्ट दिखेंगे वो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो इस ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। काफ़ी वेट प्लेसेस हैं ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मोर देन 2 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर, या सीजनली आप बोल लीजिए। टेम्परेचर्स हाई रहते हैं यूजुअली बिटवीन 20 to 35 डिग्रीज। और ये फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको,
पैसिफिक आइलैंड्स यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब लीफ में फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग मॉडल्स हैं कि यानी जो देश या जो ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है वो रिजल्ट दिखाएगी उसको और फाइनेंस किया जाएगा। तो मॉडल इसका आपके इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड पे है, वो 2 डिकेड्स कोलैबोरेट किया जाएगा इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के साथ, फॉरेस्ट पीपल, ट्राइबल पीपल के साथ, ब्राज़ीलियन US NGOs एंड अदर पार्टनर्स जो अमेजोन या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ग्लोबली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये जो परफॉर्मेंस है इसको मेजर किया जाएगा क्योंकि एक्शन बेस्ड है ना, कि आप रिजल्ट बेस्ड है, रिजल्ट दे रहे हैं। ट्री स्टैंडर्ड जो है वो इसको मेजर करेगा, REDD प्लस इन्वायरमेंटल एक्सेलेंस स्टैंडर्ड जो है उसके थ्रू इसको मेजर किया जाएगा, यानी फंडिंग की जाएगी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखेगी और फिर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो इंडिपेंडेंट वेरीफायर है ये रिजल्ट्स देखेगा कि रिजल्ट आया या नहीं। रिजल्ट आएगा तो ये पेमेंट रिजल्ट्स पे दी जाएगी और ज़्यादा फंडिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि फंड दे रहे हैं और आगे कुछ नहीं हो रहा है। अब इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है? इंडिया ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रहा है। कंट्री का पर कैपिटा कार्बन एमिशन 60% लोअर है अगर ग्लोबल एवरेज आप देखेंगे। कमिटमेंट भी है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, टारगेट्स हैं हमारे 2030 के काफ़ी हाई। और डेवलपमेंट चैलेंजेस होने के बाद, डेवलपमेंट चैलेंजेस क्यों बोला गया है? क्योंकि किसी भी देश को डेवलप करना है तो उसको इंडस्ट्रीज़ लगानी है, वहाँ पे एमिशन ज़्यादा होंगी। तो अभी तो हमारा डेवलपिंग फेस चल रहा है, उसके होते हुए भी हमने बहुत सारे स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं क्लीन एनर्जी को लेके, एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, एफॉरेस्ट्रेशन को लेके। और हम कुछ देशों में से हैं जो 2 डिग्री सेल्सियस कंपैटिबल चल रहे हैं कि सेंचुरी के एंड में टेम्परेचर कंट्रोलिंग रेगुलेशंस हमारी चल रही हैं। और इसके बाद सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के ग्लोबल इनिशिएटिव्स पे भी इंडिया काफ़ी एम्फेसाइज करता है। लेकिन यहाँ पे लीफ जैसा जो कोलिशन है वो इंडिया में भी एक फ्रेश चीज़ को काफ़ी पंप करेगा, क्योंकि इंडिया में जैसे डेवलपिंग देश है हम काफ़ी रिलक्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशंस हैं वो काफ़ी मदद करती हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने में। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है। ऑल्दो इस तरह के राइट्स भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशंस को देने हैं, तो इस चीज़ पे हो सकता है एक नई पॉलिसीज़, नए तरीके से काम किया जाए। और विद द डेडलाइन फॉर द प्रपोजल सबमिशन फास्ट अप्रोचिंग, इंडिया नीड्स टू एक्ट स्विफ्टली ऑन रिवाइज स्ट्रैटेजी। तो इसलिए हमको जो ड्वेलिंग पॉपुलेशंस हैं हमारी फॉरेस्ट ड्वेलिंग, उनको देखते हुए नई पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपको कहा अगर लीफ कोलिशन में पार्टिसिपेट करना है तो उनकी कुछ प्री कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आप पूरी करेंगे तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अब इसका जल्द ही सबमिशंस हैं प्रपोजल के, तो इंडिया को बहुत जल्दी अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो इस तरह का टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव के बारे में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। एनीवे, आप ये क्वेश्चन देखिए, Which of the following statements is or correct? Proper design and effective implementation of UNREDD+ program can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystems, poverty reduction. तो बताइए सही आंसर कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी टेलीग्राम में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल, मेंबर बन सकते हैं स्टडी IQ की अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं। और बाकी साइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। Thank you so much.